ठीक है, हमने अब क्लास शुरू करते हैं। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग के बारे में। फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग के अंदर हमने 7 पॉइंट्स करे थे, अगर सही से गए तो बेसिकली 6 पॉइंट्स करे थे। उनमें से एक पॉइंट था फ्रेंच आर्टिस्ट के बारे में, एक पॉइंट था फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो के बारे में। अगर क्वेश्चन में पूछे तो इसको पॉइंट नंबर 1 डालना, अगर नहीं पूछे तो इसको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लाइन लेके डाल देना, ठीक है। अब मैं नाम लूँगी, उस बच्चे को कोई एक पॉइंट बताना है, कोई एक पॉइंट बताना है, कोशिश करना कि बिना देखे बोलो, ठीक है। अमित कुमार, अमित कुमार मुझे फर्स्ट पॉइंट बताएगा इसका, कोई भी अपनी मर्जी से जो पॉइंट तुम्हें याद हो और बिना देखे बता सको। अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में बता दो। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कोई और, वैभव, वैभव बताना चाहेगा, वैभव बताओ। हाँ हाँ, ये रूइंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट है, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोलना है, ठीक है। रूइंस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया। अब पारुल बताएगी हमें नेक्स्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमें थर्ड पॉइंट बताएगी युक्ता। सोशल रिपब्लिक, वर्ल्ड, वर्ल्ड बोलेंगे हम यहाँ पे। वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज जो कैसी होंगी, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया युक्ता। अब मैं रोहित कुमार से पूछती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया रोहित कुमार। अब हम नेक्स्ट पूछते हैं चिराग धुरिया। चिराग धुरिया अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर हमने ये पॉइंट बोल दिया था, कोशिश करो कि कोई डिफरेंट पॉइंट बताओ, ठीक है। मुझे नेक्स्ट कौन, मानसी बताएगी नेक्स्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानसी। नेक्स्ट मुझे प्रणव बताएगा। प्रणव, हाँ हाँ, मोनार्की इंस्टीट्यूट बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे सुमित बताएगा एक पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पे जंप करेंगे। सुमित नेक्स्ट पॉइंट बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अब कोशिश करो इसका कहीं ना कहीं सेंटेंस बना के बोलने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि जो की पॉइंट्स है वो याद हो जाए, ये ब्लैक वाले की पॉइंट्स याद हो जाए, उसके बाद कोशिश करो की पॉइंट्स बोलने के बाद पूरा सेंटेंस भी फॉर्म कर पाओ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा एक और बचा है, कौन बताएगा मुझे, रितेश, रितेश बताएगा मैं लास्ट पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दो हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, ये मैं खुद से फटाफट बोल देती हूँ क्योंकि अभी हमने रिवाइज करते हुए दो बच्चों से सुना था, राइट। तो एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन क्या थी, एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर आर नो रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स का मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, किस पर, ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। इसका एग्जाम्पल क्या, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे मोनार्कियल इंस्टीट्यूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और इसके 3 फीचर्स क्या थे, सेंट्रलाइज होती है एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, हमेशा सेंट्रलाइज होती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट होती है मिलिटराइज्ड, और ये लोगों को रखती है रिप्रेस्ड, लोगों को रखती है रिप्रेस्ड। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन थी यूटोपियन की। यूटोपियन क्या था, यूटोपियन वाज अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमने नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, नेशन स्टेट। अब ये भी मैं आप लोगों से पूछूंगी,
कोशिश करना बिना देखे बताओ, चाहे तो वो कॉमन वर्ड्स बोलो कि पहला सेंटेंस है कॉमन आइडेंटिटी के बारे में, दूसरा सेंटेंस है कि ये कॉमन आइडेंटिटी हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी बल्कि ये बनानी पड़ी। कैसे बनानी पड़ी? इसके 3 पॉइंट्स थे, फ्लो चार्ट है। पहला था शेयर्ड हिस्ट्री का, दूसरा था शेयर्ड डिसेंट का, और तीसरा था स्ट्रगल्स का, राइट। ये मैं पूछती हूँ जिया दिगवाल से। जिया दिगवाल अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे नेशन स्टेट का पहला पॉइंट बताओ। जिया दिगवाल, हर्ष रातावाल, हर्ष रातावाल बताएगा हमें इसका फर्स्ट पॉइंट। हर्ष रातावाल, अच्छा कोई और, किसी और से पूछते हैं, हम पूछते हैं अभिजीत से। अभिजीत, हमें इसका फर्स्ट पॉइंट बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें रितेश बताएगा। रितेश अनम्यूट करो और फिर मुझे इसका सेकंड पॉइंट बताओ। इमेमोरियल, बहुत बढ़िया। अब कोशिश करके, हाँ बोलो। हाँ करती हूँ। सेकंड पॉइंट में हम क्या बोलते हैं? सेकंड पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कॉमन आइडेंटिटी है, सेकंड कोशिश करो कि ना अपनी लैंग्वेज में बोलो। ये मैंने नोट्स पे इससे लिखा कि ताकि अगर कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज ना बना पाए तो इससे देख के बोल दे, बट कोशिश करो अपने सेंटेंसेस खुद फॉर्म करो। फर्स्ट हमें सिर्फ कॉमन आइडेंटिटी के बारे में लिखना है कि सिटीजन्स डेवलप्ड कॉमन आइडेंटिटी। इसमें शेयर्ड हिस्ट्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है कि इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब इन्फिनिट टाइम। अपनी लैंग्वेज में लिखो कि जो कॉमन आइडेंटिटी थी ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम। इमेमोरियल की जगह पे लिख सकते हो इनफाइनाइट टाइम, बोलो भी वही, तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम, रादर इट हैड टू बी डेवलप्ड। कॉमन आइडेंटिटी हैड टू बी डेवलप्ड। कॉमन आइडेंटिटी लोगों के अंदर हमें बनानी पड़ी। अभी कॉमन आइडेंटिटी कैसे बनाई थी हमने? फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसके अंदर फर्स्ट लिखा है शेयर्ड हिस्ट्री। हम लोगों ने डायरेक्टली किसी स्ट्रगल या किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर हम लोग सेम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम ये जो 6, 7, 8 क्लास में सब में जितनी भी हिस्ट्री पढ़ के आए, हम सभी सेम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हम सबका पास्ट सेम है। इसके वजह से हम सबके बीच में कॉमन लिंक है, जिसके कारण कॉमन आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। सेकंड इसका हिस्सा है शेयर्ड डिसेंट। डिसेंट ये रहा, डिसेंट का मतलब होता है एंसेस्टर्स, अगर इंग्लिश में कहो। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वज। हम सबके सेम पूर्वज हैं, है ना। इसीलिए इसकी वजह से हमारे बीच में फिर से एक कॉमन लिंक बनता है, जिससे कॉमन आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट है स्ट्रगल्स। हालांकि हम लोगों ने डायरेक्टली कोई स्ट्रगल नहीं करी, पर जब एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए जब इंडियंस ने इकट्ठे होके मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, तो इन लोगों ने स्ट्रगल करा था इकट्ठे। तो उस समय के लोगों में एक कॉमन लिंक बना था। वो कॉमन लिंक क्या था? सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक था, वो लिंक था स्ट्रगल का, कि सबने मिल के स्ट्रगल करा। तो इससे उनकी कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई, हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब आया समझ? अब इसके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमने इसमें 1 मार्क के लिए पढ़ा था अर्नस्ट रेनन के बारे में। अर्नस्ट रेनन, स्पेलिंग ध्यान से देखना, हमेशा एमसीक्यू नहीं आता, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। अर्नस्ट रेनन था जिसने ये जो टर्म है ना नेशन स्टेट, उसने हमें ये नेशन स्टेट की टर्म दी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, फ्रांस, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में कैसे डेमोक्रेसी थी और क्या क्या कंडीशंस थी। अब हमें इसमें ब्रीफ में पढ़ना 10th में क्या, कि जो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज कौन से होते हैं? कौन होते हैं रेवोल्यूशनरीज? जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन पे क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए इन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स उठाए? फर्स्ट पॉइंट हमारा था ला पैट्री का। ला पैट्री फ्रेंच वर्ड है, इसका इंग्लिश मतलब बनता है फादरलैंड। फादरलैंड को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बोलते हैं इसको भूमि, जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं। नेक्स्ट है ले सितोये।
ले सितोए, आप अपने आप से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो जिससे आपको इसकी स्पेलिंग याद हो, स्पेलिंग में गड़बड़ मत करना। ले सितोए इसका मतलब क्या है? सिटीजन। सिटीजन्स क्या होते हैं? जो एक कंट्री के अंदर लोग रहते हैं। ये दो वर्ड्स क्यों डिवाइस करें? ये दो वर्ड्स डिवाइस करें ताकि लोगों के अंदर एक लिंक आए एक दूसरे से रिलेटेड और अपनी ज़मीन से रिलेटेड, कि हाँ इस एक ज़मीन पर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं, तो इससे यूनिटी बनती है लोगों के अंदर। अब इसका सिंपल पॉइंट है, अब ब्लैक वाले वर्ड्स याद करने हैं इस पूरे आंसर में आपको, वो आपके की पॉइंट्स है। अपनी मर्जी से कुछ एक आध वर्ड इधर उधर लगा के पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा इसके अंदर सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस बनाओ तो ला पिथरी मीनिंग फादरलैंड एंड ले सितोए मीनिंग सिटीजन वर द टू वर्ड्स या फिर वर द टर्म्स दैट वर कॉइन्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। अपनी मर्जी से आगे कुछ भी लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एम्फोसाइज्ड यूनिटी कम्युनिटी यूनाइटेड कम्युनिटी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हो? द टर्म्स ला पिथरी मीनिंग फादरलैंड एंड ले सितोए मीनिंग सिटीजन वर कॉइन्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। ये जो कॉमन आइडेंटिटी शब्द है, ऑलमोस्ट हर आंसर में फिट होता है, इसलिए इसका मतलब ध्यान से समझो और समझो कि कहाँ पे वर्ड यूज हो सकता है किस आंसर में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, 3 रंग का फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। क्यों बनाया गया? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि वो डेमोक्रेसी लेके आए, डेमोक्रेसी लेके आए, क्योंकि उससे पहले मोनार्की चल रही थी। मोनार्की चल रही थी तो मतलब जो राजा महाराजा जो भी रूल कर रहा था उसका खुद का कोई ना कोई फ्लैग होगा। उस फ्लैग को रिप्लेस करने के लिए उस पुराने रॉयल मतलब राजघराने का, उस पुराने रॉयल या फिर मोनार्की वाले फ्लैग को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने क्या, खुद का एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया ताकि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। हमने फ्रेडरिक सूरो की फोटो में जो हमने पेंटिंग में देखा था, लोगों ने फ्लैग पकड़े थे। फ्लैग होता है एक सिंबल, किसका? अलग अलग नेशंस का। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट हमने क्या बनाया? ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग was made to replace the monarchical one। आप इसको फॉर्मर रॉयल की जगह लिख सकते हो तो monarchical one, monarchical one, monarchical मतलब जो मोनार्की का फ्लैग था उसको लिख सकते हो, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा कि जो एस्टेट्स जनरल थी, एस्टेट जनरल होती थी एक मीटिंग, एस्टेट जनरल एक मीटिंग का नाम है जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठ के पॉलिसीज बनाते थे। अब इस एस्टेट जनरल में आता कौन कौन था? एस्टेट जनरल के अंदर पहले आते थे जमींदार जिनके पास मेन लैंड होती थी। उसके बाद जमींदार से थोड़े बड़े वाले जो हेड से, जो अलग अलग एरियाज के रूलर्स, वो क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर टाइप थे, वो आते थे। और फिर उसके बाद आते थे मोनार्की। ये लोग इकट्ठे बैठ के जो मीटिंग्स करते थे तो इसको बोलते थे एस्टेट्स जनरल, एस्टेट्स जनरल। अब इस एस्टेट जनरल का नाम हटा के फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनल असेंबली बना दिया इनका नाम, नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली के अब जो मेंबर्स थे वो जमींदार या मोनार्की नहीं थी, इस नेशनल असेंबली के वो मेंबर्स थे जो एक्टिव सिटीजन मतलब ऐसे सिटीजन्स थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस नेशनल असेंबली में। उनमें से कुछ को इलेक्ट किया गया और उनको इसका मेंबर्स बना दिया गया। नेक्स्ट, हिम्स कंपोज यानी कि गाने बनाए गए। ओथ्स टेकन या फिर इसको बोल सकते हैं लोगों ने ओथ्स ली ताकि वो अपनी लॉयल्टी प्लेज कर पाए, ठीक है। लास्ट में है हमारा मार्टियर्स रिमेंबर्ड या फिर कमेमोरेटेड। मार्टियर्स क्या होते हैं? ऐसे सोल्जर्स जो मर गए हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यूनिफॉर्म लॉज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल। नेक्स्ट था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल कस्टम ड्यूटी से क्या याद आता है? इंटरनल मतलब जो रीजन टू रीजन वाला था, रीजन टू रीजन वाले क्या, कस्टम ड्यूटीज मतलब टैक्स, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला जो टैक्सेस थे वो हटा दिए गए और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स ला दिए गए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, यानी कि उसको एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और जो रीजनल लैंग्वेजेस थी या फिर रीजनल डायलेक्ट से उनको डिस्करेज कर दिया गया। नेक्स्ट, हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा। जैकोबिन क्लब्स किसने फॉर्म करे थे? जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करे थे मिडिल क्लास के पीपल ने, मिडिल क्लास के लोगों ने और स्टूडेंट्स ने। इन लोगों ने क्यों फॉर्म करा? क्योंकि ये लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सक्सेस थी, उसकी जो जीत थी, उससे वो इंस्पायर हो गए थे और इनको लगा कि हमारे एरिया में भी अब क्रांति आएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इन्होंने क्या करा, इन जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने करा क्या, इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज करी, ऐसे कैंपेन्स उठाए जिससे फ्रेंच आर्मीज का उनके एरिया, उनके विलेजेस, उनके टाउन्स में आने का रास्ता बन गया। उन्होंने किसी तरह से फ्रेंच आर्मीज को अपने रीजन में, अपने टाउन, अपनी सिटीज में बुलाया। अब बुलाया क्यों? क्योंकि उनको लगता था, अब थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि क्यों बुलाया, क्योंकि
जो फ्रेंच आर्मीज थी वो एक सिंबल थी, क्या कि उनको लगता था कि जो फ्रेंच आर्मीज है वो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो अब्रॉड लेके जाएंगे। अब्रॉड मतलब बाहर। अब ये फ्रेंच आर्मीज कहाँ कहाँ गई? ये गई इटली में, बेल्जियम में, हॉलैंड में। इटली, बेल्जियम और हॉलैंड गई, कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। नेशनलिज्म का मतलब क्या? नेशन स्टेट फॉर्म करना, नेशन स्टेट फॉर्म करना, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म का आइडिया। ये इस आइडिया को कहाँ कहाँ लेके गई? इटली, बेल्जियम, हॉलैंड। कोई भी 2 जगह याद करो, सफिशिएंट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं कर रहे, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब हमने पढ़ा नेपोलियन बोनापार्ट में, ये कॉमन फीचर्स है, मैं फटाफट बोलूंगी इनको। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था, फ्रांस की आर्मी का एक मिलिट्री कमांडर था। उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया। कब? जब फ्रांस बैंकक्रप्ट होने वाली थी, पूरी फ्रांस बैंकक्रप्ट होने वाली थी, तब उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर लिया। डिक्टेटर या फिर एम्परर। डिक्टेटर होता कौन है? डिक्टेटर वो एक बंदा होता है जो मिलिट्री से, आर्मी में से किसी का कोई हेड होता है, और वो अपने आप को बोलता है कि हाँ अब ये पूरी कंट्री मैं अकेले रूल करूंगा, और मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुझे प्रोटेक्ट करेगी मेरी एंटायर आर्मी। और ये बाय फोर्स रूल करते डिक्टेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म कर दिया। इसके आते ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म, यानी कि डेमोक्रेसी खत्म। और डेमोक्रेसी खत्म तो मतलब कुछ तो आएगा डेमोक्रेसी के बदले, तो डेमोक्रेसी के बदले क्या आया? मोनार्कियल रूल। मोनार्कियल रूल आ गया। इसने मोनार्कियल रूल को वापस रीस्टोर का मतलब वापस री एस्टैब्लिश करा, वापस खड़ा कर दिया। नेक्स्ट, उसने कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ये जो रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? रेवोल्यूशनरी मतलब जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, क्रांति लाने वाले जो लोग थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, जिसने वो सारे आइडियाज लाए थे, वो लापित्री वाले आइडियाज, उन लोगों के कुछ प्रिंसिपल्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में डाल लिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा वो लोगों को रूल करता हो, ऐसा सिस्टम जिसके बिहाफ पर वो लोगों को रूल करता है। तो उसने अपने ऐसे सिस्टम में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ले आया जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के थे। इसका मतलब क्या? वो चाहता था कि वो अपनी मोनार्की को बेहतर बनाए, लोगों के लिए बनाए। नेपोलियन बोनापार्ट के जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये सिविल कोड ऑफ कंडक्ट कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1804 में या फिर 1804 में। 1804 में नेपोलियन ने ये रिफॉर्म्स लाया था। ये रिफॉर्म्स वो कहाँ से लाया था? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कुछ प्रिंसिपल्स से। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ऐसे चेंजेस लाया ताकि उसकी मोनार्की स्ट्रॉन्ग हो और लोगों के लिए बेटरमेंट हो। ठीक है, फर्स्ट था बर्थ प्रिविलेजेस खत्म करें। प्रिविलेजेस मतलब बेनिफिट्स, फायदे जो मिलते हैं बर्थ राइट के बेसिस पे। आप अगर किसी अच्छी हाई क्लास फैमिली में आप बॉर्न हुए हो, तो आपको उसके सिर्फ बर्थ के बेसिस पे आपको कुछ मेरिट्स मिल रहे हैं, कुछ फायदे मिल रहे हैं। आपने उसके लिए कुछ काम नहीं करा, आपको उसके फायदे मिल रहे हैं, हालांकि आपने इसके लिए कुछ काम नहीं करा, तो ये गलत है। फ्रांस में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, नोबिलिटी और क्लर्जीज, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही उनका कुछ चीज़ों पे राइट से कुछ अधिकार थे। क्यों थे? जस्ट बिकॉज उन्होंने इस फैमिली में बर्थ किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करा, तो ये गलत था। उसने ये प्रिविलेजेस एबॉलिश कर दिए, खत्म कर दिए। उसने राइट टू प्रॉपर्टी क्या करा? सिक्योर करा। सिक्योर मतलब जिसके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी कोई भी स्टेट का कोई भी बंदा नहीं छीन सकता, कोई किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। सिक्योर्ड है, सेफ है राइट टू प्रॉपर्टी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिखना है लिख सकते हो, वरना इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को सिंप्लीफाई करा। एडमिनिस्ट्रेशन का समझ गए? एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब जैसे कि जब इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, ऐसा तो नहीं पूरे स्टेट के इकट्ठे मतलब होते हैं, बट छोटे छोटे डिविजन्स के भी होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स के इलेक्शन होते हैं, वहाँ से लोग अलग अलग एरियाज के लोग वोट करते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो रूल कर सकते हैं, रूल करने में आसानी होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो हैं, डिवीजन छोटे छोटे हिस्से, उनको और छोटा बना दिया गया ताकि लोग आराम से उसको सुपरवाइज कर सके। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फ्यूडल से इंपॉर्टेंट है सारा। फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम क्या था, मैं फिर से फटाफट रिपीट कर रही हूँ। ये ऐसा सिस्टम था लैंड का, लैंड की देनदारी का सिस्टम था कि एक बंदा लैंड दे तो उसके बदले सामने वाला बंदा उसको कोई बेनिफिट दे। राजा अपना लैंड देते थे अच्छे रिच क्लास पीपल को, और वो लोग उनको क्या देते थे? राजा को बदले में देते थे सोल्जर्स, अपनी आर्मी बड़ी करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जब लैंड नीचे 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 गरीबों तक पहुंचती थी, जो जमींदार थे वो लोग लैंड देते थे पेसेंट्स को फार्मिंग करने के लिए।
बहुत छोटे छोटे टुकड़े पहुंचते थे उनके पास, तो इसके बदले पेजेंट्स को उनको कुछ तो देना पड़ता था। इन जो कुछ देना पड़ता था, जो टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको बोलते थे मेनोरियल ड्यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैसों में नहीं, फूड ग्रेन्स में देते थे, कि अपने प्रोड्यूस का टोटल फूड क्रॉप का 1/3 हिस्सा वो दे देते थे जमींदार को। तो ये मेनोरियल ड्यूज हुए, मेनोरियल ड्यूज। ये अब क्या हुआ, नेपोलियन ने जब फ्यूडल सिस्टम खत्म करा, मतलब वो लैंड का वो ट्रेडिंग सिस्टम खत्म कर दिया, तो मतलब मेनोरियल ड्यूज भी खत्म ही हो गए। और जो पास्ट के मेनोरियल ड्यूज जो पेजेंट्स से पहले के कभी नहीं दे रखे होंगे, वो भी नेपोलियन ने कहा अब देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसने पेजेंट्स को फ्री करा फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम एक तरह से कह सकते हो स्लेवरी। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन करी, इसकी डिस्कशन करी थी, बट अब हम शॉर्ट में करेंगे। फ्री कर दिया पेजेंट्स को स्लेवरी से। अगर समझना तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पेजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया। सर्वडम मतलब स्लेवरी। जब जमींदार थे वो अपनी मर्जी से पेजेंट्स से कुछ भी करवाते थे, उनके सिर्फ खेती बाड़ी के अलावा अपने घर का भी काम करवाते थे, उनको बाजार से कुछ सामान मंगवाना उससे मंगवाते थे, सारे काम करवाते थे। इसको बोलते हैं स्लेवरी, ठीक है, काइंड ऑफ। इसको पर सर्वडम एग्जैक्ट स्लेवरी नहीं होती, कुछ डिफरेंस होता है, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो पेजेंट्स थे उनको सर्वडम से भी फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड होता है जो टाउन्स थे, सिटीज थी, मैं विलेजेस की बात नहीं कर रही, जो टाउन्स और सिटीज थी वहाँ पे जो मार्केटर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे मर्चेंट्स, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना ली। एसोसिएशन मतलब एक ऐसा ग्रुप बना लिया कि अब इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ हम ही मर्चेंट्स हैं, कोई और नया बंदा इसके अंदर नहीं आ सकता। पर अगर किसी बंदे को आना ही है तो उसको हमारी कहीं भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, और वो बातें बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए कोई और आ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर दिया था, मर्चेंट नहीं जा ही नहीं पाते थे। तो अब नेपोलियन ने ऐसी गिल्ड वाली गिल्ड एसोसिएशन की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, फिर कह सकते हो गिल्ड एसोसिएशंस को एबॉलिश कर दिया, मतलब कोई भी नया मर्चेंट अब आ सकता है मार्केट में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा गया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा गया, क्योंकि अब इससे क्या हुआ, अब फाइनली जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स को मैं कह सकती हूँ जो बिजनेसमैन थे सारे, जो ट्रेडर्स थे, जो भी मार्केटर्स थे, जो भी सामान के लेन देन से रिलेटेड कुछ भी काम करते थे, जो मर्चेंट्स थी, उनको रियलाइजेशन हुआ। क्या रियलाइज हुआ? उनको रियलाइज हुआ कि जो यूनिफॉर्म लॉज बनाए हैं और ये जो स्टैंडर्ड मतलब सेम वेट्स एंड मेजर्स जो हैं, हर कोई किलो में ही नापता है, हर कोई लीटर में ही नापता है, अब अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या यूनिफॉर्म लॉज और ये जो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स है, इससे क्या हुआ, इससे इंप्रूवमेंट हुई। किस में इंप्रूवमेंट हुई? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इससे मर्चेंट्स को बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पढ़ा अब नेपोलियन जब आया, हालांकि उसने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग उसके इन डिसीजन से खुश नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या था, नेपोलियन के रूल पे लोगों का जो रिएक्शन था वो मिक्स्ड था। मिक्स्ड क्यों कह रहे हैं? मिक्स्ड इसलिए कह रहे हो कि इनिशियली लोग काफ़ी खुश थे, उनको लगा कि नेपोलियन की जो रिफॉर्म्स है, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये काफ़ी बेटरमेंट के लिए है। बट फाइनली उनको रियलाइज हुआ नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या थी अभी हम पढ़ेंगे। अब हमारे आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनिशियली तो फ्रेंच आर्मीज को क्या माना गया, हारबिंजर्स माना गया, या फिर कह सकते हो सिंबल माना गया। किसका? लिबर्टी का। हारबिंजर्स का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अ पर्सन हु अनाउंसेस द अराइवल ऑफ अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के आने से पहले उसके इन्फॉर्मेशन लोगों को बताता है कि हाँ अब वो आने वाला है। तो फ्रेंच आर्मीज को ऐसा माना जाता था कि जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मीज विजिट करेंगी, उनके बाद कहीं ना कहीं कुछ समय बाद वहाँ पे उस एरिया में लिबर्टी यानी कि फ्रीडम आने लगेगी। तो इनिशियली हमें बोलना है कि फ्रेंच आर्मीज को इनिशियली क्या माना जाता था, हारबिंजर्स, या फिर अगर कह सकते हो तो सिंबल भी कह सकते हो उसको, वर द फ्रेंच आर्मीज वर नोन एज द सिंबल या फिर हारबिंजर्स ऑफ लिबर्टी। कहाँ गई थी वो? इटली, हॉलैंड और बेल्जियम गई थी, वही लिखना है, इन हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड भी और इटली भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पर ये जो वेलकमिंग एटीट्यूड था, द वेलकम सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। वेलकमिंग एटीट्यूड को बोलते हो फ्रेंडलीनेस, हॉस्टिलिटी को बोलोगे अनफ्रेंडलीनेस, रूड बिहेवियर। सून इनका जो ये वेलकमिंग एटीट्यूड था फ्रेंच आर्मीज के तरफ, वो टर्न हो गया अनफ्रेंडलीनेस में। उनको पता लगा कि फ्रेंच आर्मीज कुछ तो गड़बड़ कर रही हैं। उनको ये कब लगा? उनको तब लगा जब उन्होंने ये रियलाइज करा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लाया है, वो जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लाया है, उसके बदले उसने कहीं ना कहीं लोगों से उनकी फ्रीडम ले ली। फ्रीडम कौन सी? पॉलिटिकल फ्रीडम, टू बी प्रिसाइज पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब राइट टू वोट, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करना, इसकी फ्रीडम उसने लोगों से ले ली।
लोगों को पता चला। अब जो 3 मेन रीजन थे जिसके कारण नेपोलियन के रूल से लोग खुश नहीं थे, वो थे, फर्स्ट, नेपोलियन ने इंक्रीज कर दिए टैक्सेस इंक्रीज कर दिए उसने सबके लिए। सेकंड, सेंसरशिप ले आया वो। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होता है जो प्रेस, ये जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह अपनी ये जो हमें न्यूज़ दिखाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी न्यूज़ दिखाते हैं, इनके पास ये राइट होता है कि हाँ वो न्यूज़ पहुंचा सकते हैं जनता तक। बट नेपोलियन ने न्यूज़ चैनल और सारे प्रेस थे जो जर्नलिस्ट थे, उन सबको बोला था कि तुम हमारी परमिशन के बिना कोई भी न्यूज़ टीवी पर या फिर किसी भी माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो बेसिकली क्या था, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, जो भी न्यूज़ चैनल थे, उन सबको पहले नेपोलियन की गवर्नमेंट से, नेपोलियन के लोगों से पूछना पड़ता था कि क्या हम ये इशू लोगों को दिखाएं। अगर वो मना कर देते तो उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो लोगों को सच्चाई बता पाए। इसको बोलते सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब कर्ब मतलब ले लेना, दबा देना। प्रेस की फ्रीडम, प्रेस यहाँ पे जर्नलिस्ट्स जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनकी फ्रीडम को दबा दिया गया। एंड फाइनली फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मीज के अंदर फोर्सफुली रिक्रूट मतलब जोड़ लेना, शामिल कर लेना। फ्रेंच आर्मीज के अंदर नेपोलियन ने जबरदस्ती लोगों को उठा के फ्रेंच आर्मीज के अंदर डाल दिया था। किसी को कुछ कहना है? फिर बोलो, फिर लास्ट पॉइंट से ये पॉइंट, इसके 3 पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 नंबर से ज़्यादा में आता ही नहीं है, काफ़ी छोटा पॉइंट है ये, ठीक है, छोटा कम मार्क्स के लिए आता है। तो चाहो तो इसी पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स बना सकते हो, बुलेट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके अंदर लिख सकते हो फॉलोइंग वर द मेन रीजंस फॉर द पीपल बीइंग एंग्री विद नेपोलियंस रूल। फर्स्ट लिख दो इंक्रीज टैक्सेशन, सेकंड बुलेट पे लिख दो सेंसरशिप, और थर्ड में लिख दो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मीज, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो उसमें तो आप लोगों की स्कूल की भी क्लासेस चल रही होंगी ना फिर? अच्छा, तो स्कूल की क्लासेस में आपको जो समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं उसे बता दूंगी। अभी इतनी जल्दी तो शायद चैप्टर्स कवर करना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि सबकी स्पीड के हिसाब से चलना है और अभी हमने शुरू ही करा है। तो कोशिश करो, थोड़ा पढ़ो, कोई डाउट है किसी चैप्टर में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। अब क्या हुआ था, ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन फाइनली डिफीट हुआ था इन 1815। ये किस में डिफीट हुआ था? ये हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन फाइनली हार गया था और उसका जो कंट्रोल था, रूल था, इतनी यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर से वो हट गया। अब नेपोलियन के जाने के बाद हुआ क्या, कौन आया रूल करने के लिए यूरोप की इतनी कंट्रीज को? अब कौन आए? नई क्लास शुरू हुई, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव क्लास। कंजर्वेटिव्स आए। अब हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में बनता है, व्हाट वाज द कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम। कंजर्वेटिव सोचते क्या थे? कंजर्वेटिव्स, अच्छा, अब हम डे टू डे लाइफ में भी अगर हमने वर्ड कई बार सुना कि कंजर्वेटिव है, सपोज हमने फ्रेंड्स के मुंह से शायद सुना गया, कभी किसी टीचर ने कहा, या हमने ऐसे किसी को बोलते हुए सुन लिया वर्ड कंजर्वेटिव या फिर ऑर्थोडॉक्स। इसका मतलब होता क्या है? कंजर्वेटिव ऐसे लोग होते हैं जो पुराने ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है पुराने ट्रेडिशंस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए और हमें उनको एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। और वो फोर्सफुली सबको बोलते हैं कि तुम भी फॉलो करो, फोर्सफुली सबको बोलते हैं कि तुम भी फॉलो करो। बेसिकली कंजर्वेटिव्स का मतलब यही होता है कि उनको अपने कंजर्वेटिव्स का ये बिलीफ होता है कि वो अपने ट्रेडिशंस को आगे लेगेसीज तक फैलाते रहे और वो हमेशा फॉलो हुए। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी है वो है क्या, कंजर्वेटिव्स के क्या बिलीफ थे। पहला पॉइंट, जो कंजर्वेटिव्स थे वो बिलीव करते थे, वो ऐसा मानते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे ट्रेडिशंस नहीं, इधर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स में कोई दो लिख सकते हो, बहुत है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोनार्की और चर्च। कंजर्वेटिव्स ऐसा बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मोनार्की और चर्च शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कि वो दे बिलीव्ड दैट, अब क्या था, ये कंजर्वेटिव्स ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाली जो मोनार्की थी उसमें जो कंजर्वेटिव्स थे वो काफ़ी छोटी थिंकिंग के थे।
वो कुछ चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अब वाले कंजर्वेटिव जो थे वो सोचते थे कि कुछ एक दो चेंजेस करने से हमारी जो मोनार्की सिस्टम है वो और पावरफुल हो जाएगा, वो लोगों को और इफेक्टिवली रूल कर पाएगा। नेपोलियन की भी कुछ ऐसी सी थिंकिंग थी। हालांकि नेपोलियन ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए थे मोनार्की सिस्टम में, पर कंजर्वेटिव ने ज़्यादा कुछ नहीं करा, पर कुछ चेंजेस के लिए कंजर्वेटिव भी मान गए थे। कंजर्वेटिव ने क्या सोचा, उन्होंने दो मेन चेंजेस क्या लाने की सोची उन्होंने कहा कि जो एक मॉडर्न आर्मी अगर आ जाए, मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिससे लोगों को रूल करा जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ऐसी टीम, एक ऐसी टीम लोगों की जो पॉलिसी बनाने में हेल्प करे, जो लोगों को अच्छे से रूल करने में हेल्प करे। तो उन्होंने क्या दो चेंजेस बोले थे, उन्होंने बोला कि एक मॉडर्न आर्मी अगर हो, मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मोनार्कीज की। इसका अगर बेसिक सेंटेंस बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी, द कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट अ मॉडर्न आर्मी along with effective bureaucracy could strengthen the monarchies of Europe. Strengthen the monarchies of Europe. पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं है, बेसिक पॉइंट्स याद करोगे सारा आंसर याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने पूरा आंसर पिछली क्लास में डिस्कस करा था, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जो कंजर्वेटिव्स थे, अब फाइनली ये बात है कि कंजर्वेटिव्स को किसी का क्रिटिसिज्म या फिर नेगेटिव कमेंट्स पसंद नहीं थे। तो हमारा लास्ट पॉइंट यही बनता है कि जो कंजर्वेटिव्स थे दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब नेगेटिव कमेंट्स किसी के भी। और ऐसी कोई भी लोग ऐसी कोई भी सोसाइटी, ऐसे कोई भी एसोसिएशन जो क्वेश्चन करती थी इनके गवर्नमेंट को, जो क्वेश्चन करती थी इनके मोनार्की को, इनकी ऑटोक्रेसी को, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते थे, उनके ऊपर रोक लगा देते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये हमारा नया टॉपिक है, थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में करा था। कंजर्वेटिव रिजीम्स वर सेट अप इन 1815। ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स जो थी वो 1815 में आई थी, नेपोलियन के डिफीट के बाद। याद रखना, नेपोलियन का डिफीट भी 1815 में हुआ था और कंजर्वेटिव रिजीम्स भी 1815 में आई थी, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पिछले वाले आंसर से ही उठ के आया है। पहली बात, कंजर्वेटिव रिजीम्स डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, उनको किसी के नेगेटिव कमेंट्स पसंद नहीं थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे कर्ब्ड, कर्ब मतलब स्टॉप, कर्ब्ड मतलब स्टॉप, दे कर्ब्ड द एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब राइटियसनेस। अगर कोई भी एसोसिएशन या कोई एक बंदे या कुछ लोग मिलके अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को या फिर ऑटोक्रेसी या फिर मोनार्की के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसका करने का कोई प्रूफ दो, वजह दो, तो उनकी एक्टिविटीज को स्टॉप करते थे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल। सेंसरशिप लॉज क्या हमने पढ़ा था अभी, सेंसरशिप लॉज क्या, नेपोलियन ने भी सेंसरशिप लॉज लाया था। क्या लाया था? सेंसरशिप मतलब कि जो जर्नलिस्ट है, ये सारे न्यूज़ चैनल वाले अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल, कुछ भी लोगों को नहीं दिखा सकते। ऐसे ही कंजर्वेटिव्स ने भी सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करा, सेंसरशिप, बट ये सेंसरशिप सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं थी, ये सेंसरशिप उससे भी बड़ी थी। ये किस किस में इंक्लूड करती थी? न्यूज़पेपर्स में थी, बुक्स में थी, कोई भी प्ले होते थे किसी थिएटर वगैरह में, प्लेस के लिए था और सॉन्ग्स के लिए भी था। कुछ भी जो लिबर्टी और फ्रीडम से रिलेटेड कोई भी कुछ प्ले करता है, कोई बुक लिखता है लिबर्टी या फ्रीडम पे, उन सब पे सेंसरशिप लॉ था। मतलब उनको पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से पहले पूछना पड़ता था कि क्या हम ये बुक छाप लें, क्या हम ये गाना पब्लिश कर ले, क्या हम ये प्ले इनैक्ट कर ले, क्योंकि इस प्ले के अंदर वो क्या, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। अगर लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में थी ये बुक्स, ये प्लेज, ये सॉन्ग्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम कहाँ की, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में थी, तो उनको कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब एक बार इसके ब्लैक वाले पॉइंट्स देख लो, अच्छे से याद कर लो, इसके बाद इसके सेंटेंस बनाना तो काफ़ी आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में फिर से रिपीट करती हूँ, कंजर्वेटिव रेजीम्स, रेजीम्स नहीं भी लिखोगे चलेगा, कंजर्वेटिव सोसाइटी डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त नहीं था उनको, क्या, क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट, दे कर्ब्ड या फिर स्टॉप्ड द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी यानी कि राइटियसनेस ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया और इस डिसीजन को अगर किसी ने क्वेश्चन करा कि क्यों लिया, इसका प्रूफ दो,
तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को, ऐसे लोगों को, ऐसी सोसाइटीज़ को, ऐसे सबके एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता था। लास्ट पॉइंट है हमारा, ये जो कंजर्वेटिव रेजीम है, इन्होंने क्या सेंसरशिप लॉज इंप्लीमेंट करे। सेंसरशिप लॉज किसके लिए? टू कंट्रोल, कंट्रोल क्या? टू कंट्रोल व्हाट वाज बीइंग सेड इन न्यूज़पेपर्स, books, plays and songs which reflected the ideas of liberty and freedom related to French Revolution। अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। censorship law to control what was being said या फिर written in newspapers, books, plays and songs related to the liberty and freedom of French Revolution। सिंपल, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा नया टॉपिक है। हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में तो पढ़ लिया कि कंजर्वेटिव्स वो लोग जिनको पसंद नहीं था ये सब, वो चाहते थे कि वो अपने पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, जिनको फ्रीडम या लिबर्टी से कोई मतलब नहीं था। अब कंजर्वेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं उठी, तो कहीं ना कहीं उनको अपोज करने वाले लोग भी उठे होंगे। उनको अपोज करने वाले लोगों का नाम था लिबरलिस्ट पीपल, या फिर बोल सकती हूँ, ये क्वेश्चन अब कैसे आता है, व्हाट इज मेंट बाय लिबरलिज्म एंड व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, अब हम लिबरलिज्म से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि लिबरलिज्म क्या। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आते हैं जनरली। इसमें हम पहला क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे द वर्ड लिबरलिज्म। लिबर्टी हमने पढ़ा था, वर्ड लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है, तो लिबरलिज्म का मतलब भी फ्रीडम ही होगा, राइट। तो हमें पहले बताना है ये जो वर्ड लिबरलिज्म है ये एक लैटिन वर्ड से मिला है। लैटिन वर्ड से मिला है, वो लैटिन वर्ड क्या था? लिबर। लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, तो लिबरलिज्म का भी मतलब फ्री ही हुआ, राइट। हमें फर्स्ट पॉइंट में बताने कि जो लिबरलिज्म वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो वर्ड था लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। पॉइंट नंबर 2 हमारा, अब लिबरलिज्म के ना, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज मेंट बाय लिबरलिज्म। हमें लिबरलिज्म का मतलब फर्स्ट पॉइंट ने बता दिया, बट ये जो नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब लिबरलिज्म का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग था। अब क्या वो मीनिंग से, अब ये मीनिंग बताने के लिए हमें 3 डायमेंशन से देखना पड़ेगा, 3 अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। वो नज़रिया क्या? पहला, मिडिल क्लास के नज़रिए से समझेंगे कि लिबरलिज्म उनके लिए क्या मतलब रखता था। सेकंड, पॉलिटिकली समझेंगे कि एक्चुअली पॉलिटिकल वर्ल्ड में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। और थर्ड, इकोनॉमिक स्फीयर में देखेंगे कि इकोनॉमी बेसिकली जनरली कहूँ तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड, उनके लिए पैसे से रिलेटेड मतलब ये जो मर्चेंट से पूरी मार्केट वगैरह आ गई, इनके लिए लिबरलिज्म या फिर लिबर्टी का क्या मतलब था। पहले बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में। मिडिल क्लास लोगों के बारे में फर्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा कि मिडिल क्लास लोगों के लिए जो लिबर्टी थी, लोगों के लिए जनरली किसी भी सिटीजन के लिए लिबर्टी क्या, लिबरलिज्म क्या, किसी भी सिटीजन के लिए लिबरलिज्म का मतलब होगा फ्रीडम। फ्रीडम, इक्वालिटी, कि उसको कुछ भी बोलने का राइट हो, कुछ भी करने, कुछ भी सही काम करने का राइट हो, इक्वालिटी हो, कहीं भेदभाव ना हो, राइट। तो मिडिल क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू जो था, नज़रिया जो था लिबरलिज्म के लिए, वो यही था। मिडिल क्लास चाहती थी, मिडिल क्लास को लगता था कि जो टर्म लिबरलिज्म है इट स्टूड फॉर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हर एक बंदे की फ्रीडम हो, वो फ्री हो, किसी से बंधा हुआ ना हो, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। न्यू मिडिल क्लास के लिए 2 पॉइंट। न्यू मिडिल क्लास को लगता था कि लिबरलिज्म वर्ड, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम सबके लिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल। फ्रीडम एंड इक्वालिटी 2 वर्ड्स है न्यू मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। न्यू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, हम लिखेंगे फॉर द मिडिल क्लास द वर्ड लिबरलिज्म सिंबलाइज या फिर मेंट फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकली, पॉलिटिकल मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या? अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो आए कंसेंट से, कंसेंट मतलब सबकी मंजूरी, कंसेंट का मतलब फिर बता रही हूँ मंजूरी, कंसेंट मतलब सबकी मंजूरी, सब लोग इकट्ठे मिलके गवर्नमेंट को मंजूरी दिए कि हाँ आप अब आके हमें रूल करो। बेसिकली कह सकते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यही तो होती है, अपनी कंसेंट से किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना और उनके द्वारा खुद को रूल कराना, राइट। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म का मतलब था
गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड या फिर इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट का क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट है उनकी जो पावर्स है उन पर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। एब्सोल्यूटिज्म हमने पढ़ा था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। पर लिबरलिज्म पॉलिटिकली क्या बोलता है? पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो आए कंसेंट से। पहली बात क्या? एक ऐसी गवर्नमेंट जो आए कंसेंट से और वहां पे उसी गवर्नमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है एक पहली बात आता है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट की पावर पे रोक लगाए, गवर्नमेंट की पावर को एक लिमिट कर दे, ठीक है, और ये गवर्नमेंट एक्ट करे थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर की तरफ से अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था? इकोनॉमी, बेसिकली अगर इकोनॉमिक वर्ड सुनो क्या आता है मन में? कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड टर्म, राइट, या फिर मार्केट, मर्चेंट्स, कुछ खरीदना बेचना सामान का, अदला बदली करना, ट्रेडिंग, राइट। तो इकोनॉमिक स्फीयर हमारे यहाँ पे मर्चेंट्स या फिर बिजनेसमैन से रिलेट करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म, फ्रीडम का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम क्या होगी? मार्केट्स में क्या फ्रीडम? फ्रीडम इसकी कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से बेच पाए, फ्रीडम इसकी कि वो बिना कुछ हैवी टैक्सेस के या बिना रिस्ट्रिक्शंस के अपना सामान हर जगह बेच पाए, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ की? लिबरलिज्म के अंदर, वो इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर उनको चाहिए थी फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब वो फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट्स कैसे फ्री होंगी? मार्केट्स फ्री होंगी अगर वो एबॉलिश कर देंगे स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो रुकावटें लगा देते हैं, मे बी हैवी टैक्सेस जिसके कारण मर्चेंट्स इतना टैक्सेस ना पे कर पाए और वो अपना गुड्स ना बेच पाए, ठीक है। स्टेट इम्पोज मतलब लगाया गया, स्टेट के द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्टेट हो सकती है यहाँ पे टाउन, स्टेट एग्जैक्टली स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे हो सकता है टाउन, कोई सिटी, या फिर कोई एक एसोसिएशन, कोई एक ऐसा एरिया जो किसी एक के अंडर रूल आता है, किसी एक के रूल के अंदर आता है, ठीक है। तो लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर के मतलब में क्या था? लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट। भी फ्रीडम ऑफ मार्केट कैसे आएगी? मार्केट किससे है? मार्केट है उसके अपने सामानों से, अपने लोगों से। तो फ्रीडम किसकी चाहिए? फ्रीडम चाहिए मूवमेंट की, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर था फ्रीडम ऑफ मार्केट, ताकि मार्केट फ्री कब होगी? जब ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद क्या होगा? गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट आसान हो जाएगी, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट आसान हो जाएगी। पहले व्हाट इज मेंट बाय लिबरलिज्म? लिबरलिज्म का मतलब क्या? द वर्ड लिबरलिज्म, हमने पढ़ा कि लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड लिबर, यानी कि जिस लिबर का मतलब फ्री। अब व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर? इसका मतलब क्या था? लिबर्टी, लिबरलिज्म क्या क्या मतलब रखता था लोगों के लिए? पहली बात मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का मतलब तुम ले लो ओवरऑल सब जनरल सिटीजन्स के लिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल सिटीजन्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास में होती है। तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म फ्रीडम, कहीं ना कहीं तीनों का मतलब ये मिडिल क्लास में, पॉलिटिकल फील्ड में और इकोनॉमिक स्फीयर में, तीनों में फ्रीडम चाहिए उन लोगों को। अब फ्रीडम अलग अलग चीज़ों के लिए, मिडिल क्लास को चाहिए फ्रीडम और इक्वालिटी अपने लोगों के लिए। मिडिल क्लास क्या बोलती है? फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या आता है? पॉलिटिकल फ्रीडम स्फीयर में आती है फ्रीडम किस चीज़ की? अपनी गवर्नमेंट चूज करने की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब खुद ने चूज करियो, कंसेंट मतलब हमारा, कंसेंट का सिंपल इंग्लिश मतलब है अग्रीमेंट। एग्रीमेंट, हमने एग्री करा हो गवर्नमेंट के लिए। हम एग्री कब करेंगे? जब हम ही चूज करेंगे। तो बेसिकली फ्रीडम क्या? फ्रीडम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट along with constitution and representative government through parliament. पॉलिटिकल स्फीयर में फ्रीडम का मतलब क्या? लिबर्टी का मतलब क्या? लिबरलिज्म का मतलब क्या? लिबरलिज्म का मतलब पॉलिटिकल फील्ड में कि एक गवर्नमेंट हो जो आए बाय एग्रीमेंट, बाय कॉमन एग्रीमेंट, सबके द्वारा एग्रीमेंट हो इस गवर्नमेंट के लिए, और हो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इस गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करे, और एक ऐसी, और ये जो गवर्नमेंट है, जो ये गवर्नमेंट है हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो, और ये पार्लियामेंट के द्वारा रूल करती हो, पार्लियामेंट के द्वारा। लास्ट हमारे इकोनॉमिक स्फीयर में क्या मतलब है? फ्रीडम हो किस चीज़ की? इकोनॉमिक स्फीयर मतलब फ्रीडम हो मार्केट की,
मार्केट्स फ्री कब होंगी? मार्केट्स फ्री तब होंगी जब ये जो गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाए। ठीक है, सिंपल है। अब आज का टॉपिक को अभी हम यहीं पर रोक के पहले पोल क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लिमिटेड टाइम दूंगी मैं, एग्जैक्टली 2 मिनट्स मिलेंगे आपको। फटाफट सबको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस और सबमिट करने हैं। जितना याद हो उतना अटेम्प्ट करना, बट अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है, फटाफट करना है सबको। जो आंसर लगता है ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट है, कम समय नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ 3 है आज, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बोर्ड के हिसाब से आराम से करो, करने हैं सारे, अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। पढ़ के ध्यान से पढ़ के सारे अपने क्वेश्चंस खत्म करो। और आज के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। पांच बच्चों का हो भी गया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट ऑलरेडी ज़्यादा हैं, आप सब लोग उससे कम समय में कर सकते हैं। पंद्रह बच्चों का हो गया, 16 का हो गया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी करिए। आपके पास 45 सेकेंड्स लेफ्ट है, जल्दी से करिए। मेरे पास काफ़ी वेरिड आंसर आए हैं, किसी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जिसमें सबका आंसर सही हो। ट्वेंटी सेकेंड्स, 5 बच्चों का है, फटाफट करेंगे। मैं 2 मिनट होते ही बंद कर दूंगी। जल्दी जल्दी जो आंसर लगता है फटाफट करके ख़त्म करो। 10 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अब मैं इसको एंड कर रही हूँ। आज सबके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, पिछली क्लास में भी नहीं हो पाए थे। आज तो क्वेश्चन ही सिर्फ 3 दिए थे मैंने, 2 मिनट में आसानी से हो सकते थे। इतने धीरे नहीं, हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा बोर्ड्स में। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें सबके आंसर सही हो, और आज के क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द कंजर्वेटिव रेजीम वॉज सेट अप इन। अब पहले ये कौन से चैप्टर का, चैप्टर समझना ज़रूरी है। ये हिस्ट्री के चैप्टर का है। कंजर्वेटिव रेजीम हमने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला चैप्टर सोचना कि किस चैप्टर से है। अभी तो हमने एक ही चैप्टर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। बट बोर्ड्स में एमसीक्यू पढ़ते हुए या 1 मार्क का पढ़ते हुए पहले चैप्टर सोचो कौन से चैप्टर से है, उसके बाद रीजन सोचो किस हिस्से से आया उस चैप्टर के। ये कंजर्वेटिव रेजीम कौन से, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाले पोर्शन से आया, राइट। अब ये क्वेश्चन बोलते हैं कंजर्वेटिव रेजीम जो है वो कब आया था। कंजर्वेटिव रेजीम आया कब था, ध्यान से सोचो। कंजर्वेटिव रेजीम क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कभी आया था? नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या आया था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोचो, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने पढ़ा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन आया था, क्या नेपोलियन को कंजर्वेटिव रेजीम बोला गया? नहीं नहीं। नेपोलियन ने एक कोड ऑफ, अपना सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लाया था, कब लाया था? 1804 में। तब भी नेपोलियन जिंदा था, मतलब तब तो कंजर्वेटिव रेजीम नहीं आया। इसका मतलब हमारा पार्ट ए 1804 ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1804 में तो नेपोलियन ने कोड ऑफ कंडक्ट लाया था, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। तब तो नेपोलियन जिंदा था, तब तक तो कंजर्वेटिव रेजीम उठे ही नहीं थे। अब नेपोलियन के जाने के बाद आए थे कंजर्वेटिव रेजीम, राइट। तो नेपोलियन गया किस साल में था? 1815 में नेपोलियन की डिफीट हुई थी। ये ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में डेट्स और ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की डिफीट हुई थी 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया था और नेपोलियन वहाँ से हट गया था। तो कंजर्वेटिव रेजीम जो है नेपोलियन के हटने के बाद ही आए थे। तो नेपोलियन हटा किस साल में था? 1815 में। सही आंसर है सी। कई बच्चों ने 1804 पे भी सिलेक्ट करा है।
ध्यान से याद रखो, कंजर्वेटिव रिजीम नेपोलियन के समय पे नहीं आया था, नेपोलियन के बाद आया था। तो नेपोलियन गया कब था? 1815 में, अपनी डिफीट पर गया था वो। 1804 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1804 में तो उसने, नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लाया था, तब थोड़ा ना कंजर्वेटिव रिजीम आया था। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द जैकोबिन क्लब वॉज फॉर्म्ड बाय, जैकोबिन क्लब के बारे में हमने पढ़ा था। जैकोबिन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंस्पायरिंग इवेंट से बना था। जैकोबिन क्लब बनाया किसने था? क्या रिच लोगों ने बनाया था? नहीं, रिच लोगों ने नहीं बनाया था, और एक भी बच्चे ने सिलेक्ट नहीं करा, बहुत बढ़िया। पार्ट नंबर बी, मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली सही आंसर। अभी मैं पहले बाकी पार्ट से पढ़ते हैं। द मर्चेंट्स और द स्टूडेंट्स एंड कंजर्वेटिव, पहले डी पार्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हाँ, जैकोबिन क्लब स्टूडेंट्स ने बनाया था, पर क्या कंजर्वेटिव्स ने बनाया था? नहीं। जैकोबिन क्लब के अंदर कंजर्वेटिव्स कहाँ से आएंगे? कंजर्वेटिव्स कौन? नॉर्मल भाषा में समझो, कंजर्वेटिव्स कौन? जो अपने पुराने ट्रेडिशन को बरकरार रखना चाहे। कंजर्वेटिव्स कौन? जो अपने पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक मोनार्की और चर्च, उनको कंटिन्यू करना चाहे। बट जो जैकोबिन क्लब था वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो मोनार्की को खत्म करना चाह रहा था, पर कंजर्वेटिव तो मोनार्की को बढ़ाना चाह रहा है। तो क्या कंजर्वेटिव इस जैकोबिन क्लब का हिस्सा बनेंगे? नहीं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, बीच में रोक के पूछना, बीच में बोलना, अपना माइक म्यूट करके पूछ लो, ठीक है। तो ये जो जैकोबिन क्लब था, ये स्टूडेंट्स से तो फॉर्म करा था, ये हमने पढ़ा है, बट क्या कंजर्वेटिव नहीं? जैकोबिन क्लब फ्रेंच, हाँ, किसी को पूछना है? ठीक है। कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव चाहते थे कि उनकी मोनार्की कंटिन्यू हो, पर जैकोबिन क्लब तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस से बना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस में मोनार्की खत्म हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस के कारण ही तो उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को अपने पास बुलाया था। वो खुश थे कि मोनार्की खत्म हो गई। तो इस जैकोबिन क्लब का हिस्सा कंजर्वेटिव्स कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, इसलिए डी पार्ट गलत है। सी, मर्चेंट्स ने बनाया था? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। एक्चुअली आंसर हमारा सही है बी पार्ट, मिडिल क्लास लोगों ने बनाया था। मिडिल क्लास, कोई रिच नहीं, कोई लोअर क्लास नहीं, मिडिल क्लास पीपल ने बनाया था, एंड स्टूडेंट्स ने। याद रखो, ध्यान से पढ़ो, याद नहीं रहता। मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स ने जैकोबिन क्लब फॉर्म करा था, ठीक है। मर्चेंट्स इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है पार्ट बी, द मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स फॉर्म द जैकोबिन क्लब। हमारा लास्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड 4 पेंटिंग्स बेस्ड ऑन दिस विजन वाज, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिसने ये 4 पेंटिंग्स बनाई थी? अपने किस पे? अपने विजन पे बेस्ड। क्या वो अर्थ? इसमें भी सबका आंसर ठीक नहीं था, ये तो हमने क्लास में आज पहले आते डिस्कस करा था। इसका तो आंसर आना चाहिए था अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन था कौन? पहले याद करो। अर्नस्ट रेनन वो बंदा था जिसने नेशन स्टेट अर्नस्ट रेनन, एन, नेशन स्टेट वर्ड लाया था। अर्नस्ट रेनन इसका आंसर नहीं है। कई बच्चों ने इसका आंसर अर्नस्ट रेनन टिक करा है, गलत है। जोहान गॉटफ्राइड, अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, पर जोहान गॉटफ्राइड नहीं है। इसने 4 पेंटिंग्स नहीं बनाई थी। पेंटिंग्स बनाई थी एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, इतना तो याद होगा, फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी। फ्रेंच आर्टिस्ट, क्या वो जोहान गॉटफ्राइड था? नहीं। क्या वो अर्नस्ट रेनन था? नहीं। अर्नस्ट रेनन तो वो था जिसने नेशन स्टेट कॉइन करा था। जियोसिपी मजीनी नहीं। जियोसिपी मजीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ये इटालियन था, ये फ्रेंच नहीं था, ये इटली का था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट इसने वो पेंटिंग्स नहीं बनाई, वो पेंटिंग्स बनाई थी फ्रेडरिक सूरो ने, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, फ्रेडरिक सूरो। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। हाँ बोलो, आपके करेक्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई आप में से काफ़ी लोगों के करेक्ट आंसर से, बट कुछ लोगों ने गलत भी टिक करे थे, तो मैं सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर रही थी, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना अगर तो पूछ लो। अच्छा, अब अच्छा देखो, अभी हमने ये क्लासेस एसएसटी की लेट शुरू करी है ना, तो एकदम से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स करा दूँ, राइट। एंड धीरे धीरे करेंगे, ताकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या है, हमारे स्कूल के एग्जाम मेन फोकस तो नहीं है ना, मेन फोकस हमारा बोर्ड्स इस साल। अच्छा, अब आपके स्कूल की क्लासेस चल रही होंगी, जिसके भी एग्जाम है सब सुन लो। आपकी स्कूल की क्लासेस चल रही है, अपनी स्कूल की क्लासेस में सुनो, समझो, आपके स्कूल से जो नोट्स मिले उनको समझो। अगर कुछ भी डाउट है उसमें, कुछ भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आपको आंसर करूँगी उसका, ठीक है।
सारा समझो, कोई टॉपिक समझना है या फिर किसी में कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी चैप्टर की, मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। स्कूल की क्लासेस से समझ के मुझे फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना सारा सिलेबस इतनी जल्दी कवर कर पाऊँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमने हमने शुरू हिस्ट्री से करा है। ओके, किसी और को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। फिर से रिपीट करो, कौन सा वाला? रुको रुको दिखाती हूँ, ये वाला। अच्छा ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट, कंजर्वेटिव रिजीम्स ने, हमने पहले दो पॉइंट पढ़े कि वो किसी का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे, और कोई भी अगर क्वेश्चन करता था उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी राइटियसनेस को, तो उसको भी वो स्टॉप करते थे। लास्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने सेंसरशिप इंप्लीमेंट करा। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होता है रोक लगाना, रोक लगाना किसी भी एक्टिविटी पर। अब जो कंजर्वेटिव रिजीम थे, उन्होंने किस पे सेंसरशिप लगाया? उन्होंने सेंसरशिप लगाया न्यूज़पेपर्स पर, बुक्स पर, प्लेज, प्लेज मतलब थिएटर जो होते, थिएटर में जो ड्रामा होते हैं उन पर, और सॉन्ग्स पर। क्या हर न्यूज़पेपर और बुक पर ये सेंसरशिप लॉ लगाया? नहीं, सिर्फ उन पर सेंसरशिप लॉ लगाया जो लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में बात करते थे। सेंसरशिप मतलब ऐसी रोक लगाना इन न्यूज़पेपर्स और बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स पर जो भी लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई बुक लिखी कोई लिबर्टी के रिलेटेड, तो उनको क्या करना पड़ता था? उनको पहले कंजर्वेटिव रिजीम के पास जाकर अपनी बुक अप्रूव करवानी पड़ती थी कि क्या हम ये बुक पब्लिश कर सकते हैं। हमने इसमें लिबर्टी के बारे में लिखा है, और कोई भी लिबर्टी और फ्रीडम नहीं, लिबर्टी एंड फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड लिबर्टी एंड फ्रीडम के बारे में किसी ने लिखा होता था तो उनको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। इसको बोलते हैं सेंसरशिप लॉ, मतलब रोक लगाना। रोक लगाना क्यों? ताकि वो कंट्रोल कर पाए क्या, कि क्या क्या कहा जा रहा है न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में, ठीक है। ओके, लेजिटिमेसी का मतलब राइटियसनेस, सही होना किसी चीज का, कि क्या वो चीज सही है या गलत। जब कोई किसी ने, जैसे सपोज मोनार्की ने कोई डिसीजन लिया और सिटीजन्स पूछते कि तुमने डिसीजन क्यों लिया, हम इसको सही नहीं मानते, तो इसको बोलते हैं राइटियसनेस को क्वेश्चन करना, लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना, ठीक है। आज की क्लास में हम यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे बाकी। ओके, वेलकम। हो गया बोल दे।